कम से कम टाइम में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट करने वाले हैं, वो भी बेस्ट नोट के साथ। तो इसलिए जल्दी से स्कॉलर दीदी को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि आगे PYQs, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सब होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, जब भी इन्वायरमेंट में कोई चेंज होता है उनके अराउंड, तो हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो जैसे कि अगर हॉट पैन गैस पर रखा हुआ है और हम उसे टच कर लेते हैं, हम तुरंत अपना हाथ खींच लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन में सिग्नल पहुंचता है। अब आप सोचोगे कि सिग्नल पहुंचता है तो हम इतने जल्दी, क्योंकि वो जो सिग्नल की स्पीड होती है वो इतनी तेज़ होती है कि हम हाथ छूते ही हम तुरंत उसको हाथ हटा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हो रही हैं? हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम की वजह से हो रही हैं। अब स्टिमुलाई क्या होता है? देखो, स्टिमुलाई का मतलब होता है जैसे इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हम ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको स्टिमुलाई बोलते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पर हॉट पैन के थ्रू रिस्पॉन्ड कर रहे थे, तो यानी कि यहाँ पर जो हमारा हॉट पैन है वो क्या है? स्टिमुलाई है। ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई बट इन डिफरेंट मैनर। यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं, यानी कि हम लोग हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड तो करते हैं बट अलग अलग मैनर में करते हैं। तो वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। देखो, एनिमल्स की अगर बात करें तो कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में दो मेन सिस्टम की वजह से हो रहा है, जिसका नाम है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये दोनों सिस्टम आपके NCERT में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। नर्वस सिस्टम में देखो क्या क्या होता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ह्यूज नेटवर्क ऑफ नर्व्स। यानी कि हमारा दिमाग होता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है और बहुत सारी नर्व्स होती हैं। अब अगर नर्वस सिस्टम के फंक्शन की बात करें तो देखो क्या होता है, वो क्या करता है? इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। सारी की सारी हमारी जो वॉलेंट्री मस्कुलर एक्टिविटीज़ है, वॉलेंट्री का मतलब होता है वो एक्टिविटीज़ जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारा नर्वस सिस्टम देखता है, जैसे कि रनिंग और राइटिंग, ये सारी चीज़ें। अब हमें याद रखने में, कोई भी चीज़ अगर हमें याद रखनी है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा नर्वस सिस्टम है। हम कोई चीज़ सोचते हैं तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? नर्वस सिस्टम के पास है। सारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, जैसे कि ब्रीदिंग और बीटिंग ऑफ द हार्ट। अब यहाँ पे वॉलेंट्री का मतलब आपने देखा, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज़ को भी कौन रेगुलेट कर रहा है? नर्वस सिस्टम। अब हम रिसेप्टर्स की बात करते हैं। देखो, रिसेप्टर्स क्या होते हैं? हमारे नर्व सेल की टिप्स पर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टर्स बोलते हैं। यानी कि इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आ रहा है, कुछ भी चेंज आ रहा है, तो वो डिटेक्ट करने का, वो सेंस करने का काम किसका है? रिसेप्टर्स का है। और ये रिसेप्टर्स हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ईयर में प्रेजेंट होते हैं। ईयर में प्रेजेंट होते हैं तो वो हियरिंग का काम करेंगे, ऑब्वियसली बात है, सुनने का काम करेंगे, और बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए भी उसका काम करते हैं। आइज़ में हमारे फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो हमें देखने में हेल्प करेंगे। स्किन में हमारे थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो किसी भी टेम्परेचर को फील करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि हमारा हॉट पैन वाला एग्जांपल था। यानी कि वहाँ पर थर्मो रिसेप्टर्स हमारे काम करते हैं, तो टच में हेल्प करते हैं। नोज़ में हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो स्मेल करने में हेल्प करते हैं। और टंग में हमारे गुस्टेटरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमें टेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारे रिसेप्टर्स के नाम, कौन से रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसके लोकेशन, इसके नाम सब आपको याद होने चाहिए। न्यूरॉन की अगर मैं बात करूं तो न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। देखो, न्यूरॉन्स के कुछ पार्ट्स होते हैं। पहला है हमारा डेंड्राइट्स। आगे डायग्राम है, उसमें मैं क्लियर कर दूंगी। डेंड्राइट्स क्या करता है? इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा। फिर जैसे मान लो ये डेंड्राइट्स होते हैं, मैं थोड़ा सा बना देती हूँ यहाँ पे। डेंड्राइट्स के बाद आगे यहाँ पर सेल बॉडी आती है। तो सेल बॉडी में क्या होगा? जो रिसीव्ड इंफॉर्मेशन है डेंड्राइट्स से, वो इसके थ्रू ट्रैवल करके अब आगे जाएगी। और थर्ड पार्ट है हमारा एक्सॉन। एक्सॉन हमारा लॉन्गेस्ट फाइबर होता है सेल बॉडी पर, उसको हम बोलते हैं एक्सॉन। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को सेल बॉडी से लेकर आगे दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पर ट्रांसफ़र करता है। अब हम साइनेप्स की बात करते हैं। देखो, दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसको हम साइनेप्स बोलते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मान लो यहाँ पर अगर न्यूरॉन लगा हुआ है, तो ये जो इन दोनों के बीच में गैप है, इसको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है? साइनेप्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हो रही होती है वो क्या है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारा
केमिकल सिग्नल में कन्वर्टेड यहाँ पर होता है। यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है, फिर यहाँ पर वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है और फिर उससे वो आगे ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ रिफ्लेक्स एक्शन की, देखो रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो क्विक सडन इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है बॉडी का स्टिमुलस में, यानी कि जैसे हॉट पैन का मैंने बताया, यानी कि तुरंत एकदम अचानक से जो रिस्पॉन्स करती है हमारी बॉडी किसी भी स्टिमुलाई को, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि जब हम अपनी फेवरेट डिश को स्मेल करते हैं तो हमारा जो माउथ है वो वाटर करने लगता है, यानी इसमें पानी आने लगता है, तो वो भी एक हमारा रिफ्लेक्स एक्शन हुआ। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? द पाथवे थ्रू विच नर्व इम्पल्स पास ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके लिए सिग्नल तो पास कर रहे होंगे ना, तो जो नर्व इम्पल्सेस सिग्नल्स होते हैं जिन पाथवे से रिफ्लेक्स एक्शन के लिए पास कर रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो देखो जैसे कि रिफ्लेक्स आर्क, ये पूरा डायग्राम यहाँ पर अच्छे से दिया हुआ है। हमने यहाँ पर इसको मान लो टच किया, कैक्टस को टच किया, ये हमारा स्टिमुलाई हुआ, तो हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स ने क्या किया, इस पेन को सेंस किया। उसके बाद ये पेन जाके यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू आगे चल के रिले न्यूरॉन में मिलता है। रिले न्यूरॉन में मिलता है, उसके बाद ये जाके ब्रेन में सिग्नल करेगा। जैसे ही ब्रेन में सिग्नल करेगा हमारे दिमाग में आ जाएगा कि हमें अपने हाथ को हटा लेना है। अब हम रिस्पॉन्सेस के टाइप्स देखते हैं। देखो एक तो वॉलेंट्री, जो फोर ब्रेन हमारा कंट्रोल करता है, जैसे टॉकिंग, राइटिंग, जो हम भी कंट्रोल कर सकते हैं। इनवॉलेंट्री जो मिड और बैक ब्रेन यानी मिड और हाइंड ब्रेन कंट्रोल करता है, जैसे कि हार्ट बीट, वॉमिटिंग, ब्रीदिंग, ये सब हम कंट्रोल नहीं कर सकते। रिफ्लेक्स एक्शन जो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, जैसे कि हम जब किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हम अपने हैंड को तुरंत हटा लेते हैं, तो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रहा है। रिफ्लेक्स एक्शन की अच्छा ज़रूरत क्या है कि देखो जैसे कुछ सिचुएशन में क्या होता है, जैसे हॉट ऑब्जेक्ट को टच करना, किसी को पिंच कर देना, तो हमें तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत होती है वरना हमारी बॉडी को हार्म होगा। तो इसलिए हमें रिफ्लेक्स एक्शन की ज़रूरत पड़ती है कि हमारी बॉडी तुरंत उस स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करे। तो अब रिफ्लेक्स एक्शन में ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि जो हमारा रिस्पॉन्स है वो स्पाइनल कॉर्ड से जनरेटेड होता है, ना कि ब्रेन से। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है हमारा, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स आती हैं जो ब्रेन से अराइज होती हैं, स्पाइनल नर्व्स आती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं। ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन में तीन मेन पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है, ये डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। सेरिब्रम हमारा सबसे बड़ा पार्ट होता है, तो ये जो पूरा बड़ा वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम हमारा फोर ब्रेन के अंदर आता है, तो इसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन। फिर यहाँ पर छोटा सा पार्ट होता है सेरिबेलम का, उसके नीचे ये पिंक कलर का छोटा सा पार्ट जो आपको दिख रहा है ये आपका हाइंड ब्रेन होता है। फिर इधर मिड ब्रेन, देन पोन्स, मेड्यूला एंड स्पाइनल कॉर्ड। देखो एक एक ब्रेन के हम फंक्शंस पढ़ेंगे। फोर ब्रेन, देखो ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है ब्रेन का, यानी कि और बड़ा भी पार्ट है ये, इसमें सेरिब्रम हमारा इंक्लूड होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो सेरिब्रम हमारा मेन पार्ट होता है, तो थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी कि जितना भी हम सोचते हैं वो हमारा फोर ब्रेन का पार्ट है। वॉलेंट्री एक्शंस का कंट्रोल हमारा फोर ब्रेन का पार्ट है। स्टोर इन्फो यानी मेमोरी को कोई भी चीज़ याद रखना है तो इन्फॉर्मेशन कौन स्टोर कर रहा है, फोर ब्रेन कर रहा है। मिड ब्रेन की अगर मैं बात करूँ तो ये फोर ब्रेन को और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करता है, ये इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करेगा जो हम नहीं कंट्रोल कर सकते। ये जो ब्रेन का पार्ट है ये आइज़ की प्यूपिल की जो साइज़ है ना वो भी चेंज करने में हेल्प करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि आइज़ की प्यूपिल का जो साइज़ है वो चेंज करने में कौन सा ब्रेन हमारा हेल्प करता है, तो मिड ब्रेन हेल्प करता है। और हमारे हेड और नेक के जो रिफ्लेक्स मूवमेंट्स होते हैं वो भी कंट्रोल करते हैं। हाइंड ब्रेन की अगर मैं बात करूँ इसमें तीन पार्ट्स होते हैं। पहला है हमारा सेरिबेलम। सेरिबेलम हमारा बॉडी का बैलेंस और पोस्चर को कंट्रोल करता है। देखो जब कोई भी ड्रिंक करता है, जब कोई भी आदमी अल्कोहल अगर मान लो ड्रिंक करा है तो सबसे पहले वो लड़खड़ाना क्यों शुरू करता है, क्योंकि जब कोई भी आदमी अल्कोहल को कंज्यूम करता है तो सबसे ज़्यादा जो डैमेज होता है वो उसके सेरिबेलम को होता है, और सेरिबेलम हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है अपने बॉडी के पोस्चर और बैलेंस को, तो इसीलिए उसका बैलेंस सबसे पहले बिगड़ता है। उसके बाद है हमारा मेड्यूला। मेड्यूला हमारी इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे ब्लड प्रेशर और वॉमिटिंग वगैरह। पॉन्स ये भी हमारी इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है पर दूसरे टाइप के, जैसे ब्रीदिंग वगैरह हो गए।
अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का प्रोटेक्शन कैसे हो रहा है, देखो ब्रेन जो है एक फ्लूइड फिल्ड बलून से प्रोटेक्टेड है। क्रेनियम में ब्रेन हमारा इनक्लोज होता है, यानी क्रेनियम को हम स्कल या ब्रेन बॉक्स बोलते हैं। इसीलिए जब हमारे सर से ज़्यादा खून निकलने लगता है तो वो इंसान मर जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ब्रेन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हमारा ऑर्गन है। स्कल या ब्रेन बॉक्स जिसे हम बोलते हैं, क्रेनियम से हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है। स्पाइनल कॉर्ड की अगर मैं बात करूँ तो ये वर्टिबल कॉलम, जैसे मान लो ये वर्टिबल कॉलम है तो इसके अंदर जो है हमारी स्पाइनल कॉर्ड होगी। उसके बाद नर्व और टिश्यू के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, जैसे मान लो सेंस ऑर्गन है हमारा, ठीक है, उसने क्या किया, सेंसरी नर्व के थ्रू ये सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास किया। उसके बाद मोटर नर्व के थ्रू ये मसल्स के पास जाएगा और मसल्स आगे चल के रिस्पॉन्स क्या देंगे कि मसल शॉर्ट हो गई, ठीक। जैसे कि ड्रूपिंग, देखो जब हम ये वाला पेड़ आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा मुझे नहीं पता, पर बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, इसको हम छुई में ही बोलते हैं। तो जब हम इसके पत्ते को मान लो अगर यहाँ पर आप टच करोगे ना तो इसके पत्ते आपस में क्लोज होने लगते हैं। ये देखो पत्ते आपस में क्या होने लगते हैं, क्लोज होने लगते हैं। क्या कर रहा है, प्लांट रिस्पॉन्स कर रहा है। स्टिमुलाई कौन है, हम स्टिमुलाई हैं, क्योंकि वो हमारी वजह से रिस्पॉन्स कर रहा है। डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, देखो कि डायरेक्शनल मूवमेंट्स प्लांट्स के, देखो हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब है कि मूवमेंट क्या होगा, वाटर की तरफ होगा। वैसे ही फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट किसकी तरफ होगा, लाइट की तरफ। जैसे कि सनफ्लावर, जब जहाँ जिधर सन होता है उधर ही फ्लावर बेंड हो जाता है। जियोट्रोपिज्म मतलब कि ग्रेविटी के थ्रू मूवमेंट होगा। मूवमेंट कहाँ होगा, जैसे रूट्स हमारी जियोट्रोपिज्म शो करती हैं, यानी कि ग्रेविटी की तरफ फैलती हैं। कीमोट्रोपिज्म का मतलब होता है कि ओव्यूल के थ्रू पॉलिन ट्यूब का ग्रो होना। ये पॉलिनेशन अगर आपने अभी आगे क्लास में आप पढ़ोगे, इसमें जो पॉलिन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है ये ओव्यूल की तरफ होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कीमोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है, देखो पार्ट ऑफ टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ग्रोज मोर रैपिडली एज कम्पेयर टू द पार्ट नियर द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो पार्ट टेंड्रिल का ऑब्जेक्ट से दूर है वो जल्दी ग्रो करता है और जो ऑब्जेक्ट के पास है वो बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि ऑब्जेक्ट के अराउंड टेंड्रिल जो है सर्कुलेट करने लगती है। इसको हम क्या बोलते हैं, थिग्मोट्रोपिज्म, यानी कि ऑब्जेक्ट के थ्रू, ऑब्जेक्ट के टूवर्ड्स हमारे जो टेंड्रिल है वो ग्रो कर रही है। अब हम प्लांट्स हार्मोन्स की बात करते हैं। हमारे जो है 4 मेन प्लांट्स हार्मोन यहाँ बताए गए हैं। पहला है ऑक्सिन, देखो ऑक्सिन हमारा शूट टिप पे सिंथेसाइज्ड होता है। ऑक्सिन हमारा मेनली ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, सेल्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, फोटोट्रोपिज्म में इन्वॉल्व होता है। जो जिब्रेलिन होता है वो स्टेम की ग्रोथ में इन्वॉल्व होगा। साइटोकाइनिन नाम से पता चला है कि सेल का डिवीजन, यानी कि ये सेल डिवीजन कराएगा और फ्रूट्स और सीड में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है साइटोकाइनिन। एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को रोक देता है। विल्टिंग ऑफ लीव्स, यानी कि पत्तों का मुरझाना, पत्ते के मुरझाने की वजह कौन है, ये एब्सिसिक एसिड है। इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, जो पत्ते हैं वो हमारे मुरझा जाते हैं, मतलब पत्तों को भाई स्ट्रेस हो गया तो पौधों को भी स्ट्रेस होता है, तो हम क्या चीज़ है, तो पौधों को हमारे स्ट्रेस हो जाता है। तो स्ट्रेस हार्मोन कौन है पौधों का, एब्सिसिक एसिड। जैसे कि हमारा स्ट्रेस हार्मोन कौन है, पढ़ाई, तो उनका स्ट्रेस हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। एनिमल्स में हार्मोन की बात करें तो केमिकल सब्सटेंस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ और ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, ये ग्लैंड्स क्या होती हैं, अपने प्रोडक्ट यानी हार्मोन को ब्लड में सिक्रीट करती हैं यानी रिलीज़ करती हैं। देखो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड्स, ये तो प्लेसेंटा, टेस्टिकल, ओवरी, थाइमस एंड पीनियल ग्लैंड। इन सब के हार्मोन्स भी हमें पढ़ने हैं। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारी ब्रेन के नीचे, ब्रेन के अंडर प्रेजेंट होती है। हार्मोन्स कौन सा प्रोड्यूस करती है, ग्रोथ हार्मोन। हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं बाय द वे। फंक्शन इसका क्या है कि हाइट बढ़ाने में, अब ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर रही है तो ऑब्वियस बात है हाइट बढ़ाने में हेल्प करेगी। थायराइड ग्लैंड हमारा नेक में प्रेजेंट होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन हमारा रिलीज करता है और ये मेटाबॉलिज्म और बॉडी में जो भी ग्रोथ है उसको कंट्रोल करता है। एड्रिनल ग्लैंड की बात करूँ तो ये किडनी के अबव प्रेजेंट होती है, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड हमारी प्रेजेंट होती है। एड्रिलिन नाम का हार्मोन रिलीज करेंगी और ये इमरजेंसी सिचुएशंस में बॉडी को प्रिपेयर करता है, यानी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो एड्रिलिन हार्मोन हमारा रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। पैनक्रियाज हमारा स्टमक के पास प्रेजेंट होता है, अपने लाइफ प्रोसेस में डाइजेस्टिव सिस्टम में उसकी लोकेशन देखी होगी। पैनक्रियास हमारा इंसुलिन हार्मोन जो है रिलीज करता है, जो ब्लड शुगर लेवल को आगे चल के कंट्रोल करता है। टेस्टिस हमारा बॉयज़ में प्रेजेंट होता है, स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है।
टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज़ करता है, जो ऑब्वियसली बात है मेल के जो कैरेक्टर्स होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वैसे ही गर्ल्स में यूट्रस के पास ओवरी प्रेजेंट होती है जो इस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज़ करती है, जो कि एग प्रोडक्शन और हमारे जो गर्ल्स के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं प्यूबर्टी के दौरान, जैसे कि द ग्रोथ ऑफ हेयर और मेंस्ट्रुएशन, तो ये सारी चीज़ें क्या है हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी में दिया है। देखो, आयोडाइज सॉल्ट इज नेसेसरी बिकॉज आयोडीन मिनरल इज एसेंशियल पार्ट ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। देखो, आयोडाइज सॉल्ट जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आयोडीन मिनरल है वो थायरॉक्सिन हार्मोन का बहुत एसेंशियल पार्ट है। क्यों? थायरॉक्सिन रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। थायरॉक्सिन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। तो हमें आयोडाइज सॉल्ट ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए ताकि हमारी थायराइड ग्लैंड प्रॉपर वर्क कर सके। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है, अगर आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है तो हमें ग्वाइटर हो जाता है, यानी जैसे जो आपने देखा होगा गले जो नेक हमारी फूल सी जाती है ना, सोलन हो जाती है, उसको हम बोलते हैं ग्वाइटर। तो इसकी डिफिशियंसी क्या कॉज करती है? ग्वाइटर कॉज करती है। डायबिटीज़। देखो, डायबिटीज़ का मतलब होता है कि अगर हमारा ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, हमारा शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाए तो हमें डायबिटीज़ हो जाती है। इंसुलिन हार्मोन की डिफिशियंसी की वजह से हमें ये डिसीज़ होती है। इंसुलिन किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है? पैनक्रियाज के द्वारा सिक्रीट होता है, जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ट्रीटमेंट क्या होता है कि हमें इंसुलिन हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाएँ ताकि हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो वापस से नॉर्मल हो सके। फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। देखो, हार्मोन्स की एक्सेस यानी हार्मोन का बहुत ज़्यादा होना या हार्मोन्स की डिफिशियंसी होना, दोनों ही हमारे बॉडी पर हार्मफुल इफेक्ट्स डालती हैं। फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है? ये मेक श्योर करता है कि जो हार्मोन्स हैं वो प्रिसाइज क्वांटिटी में ही सिक्रीट हो, यानी कि इनफ मात्रा में ही सिक्रीट हो, यानी ना ज़्यादा एकदम सिक्रीट हो ना एकदम कम ही सिक्रीट हो, राइट टाइम पर सही मात्रा में ही सिक्रीट हो। तो फीडबैक मैकेनिज्म टू कंट्रोल शुगर लेवल इन ब्लड, जैसे कि अभी भी हमने डायबिटीज़ की बात की, तो अब शुगर लेवल में कैसे कंट्रोल आता है फीडबैक मैकेनिज्म, ये देखते हैं। देखो, अगर मान लो ब्लड में शुगर लेवल हमारा बढ़ गया तो ये पैनक्रियाज के सेल क्या करते हैं? उसको डिटेक्ट कर लेते हैं कि शुगर जो है इस बॉडी में अब बढ़ चुका है, तो वो इंसुलिन की सिंथेसिस करना स्टार्ट करने लगते हैं और उसकी वजह से क्या होता है? ब्लड शुगर लेवल वापस से नीचे गिरने लगता है इस और ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट करना बंद कर देता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो शुगर लेवल है वो मेंटेन रहता है। तो ये था गाइस आपका चैप्टर कैसा लगा कमेंट कर देना। पीवाईक्यूज चाहिए या फिर और एनसीईआरटी रीडिंग चाहिए, जो भी चाहिए आप कमेंट कर देना। मेक श्योर आप स्कॉलर दीदी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लविंग।